नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर बताने की रवाना हो गए हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच मलेशिया के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे और कई अहम समझौते पर भी बातचीत होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनने पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसे विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक संबंध दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित होंगे। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता धन्यवाद भी किया है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यह समझौता व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई गति देगा और दोनों देशों की साझेदारी को और भी मजबूत बनाएगा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से बता दें कि छत्तीसगढ़ का दौरा है। आज से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नक्सलवाद पर हाई लेवल मीटिंग करेंगे अमित शाह। राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। नीति, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर कॉन्क्लेव का आयोजन बस्तर पूर्णिमा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के, और इसके साथ ही बता दें कि नक्सलवाद पर हाई लेवल मीटिंग का आयोजन होगा और राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नीति, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में बीजेपी के विधायकों और सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक के दौरान क्षेत्र के विकास कार्य और सुरक्षा व्यवस्था को संगठनात्मक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने जन कल्याणकारी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर लोगों के बीच सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आह्वान किया। बैठक में राज्य की कई वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जहां नई कार्यक्रमों और संगठनात्मक रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पंजाब के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहने का मन बना चुके हैं और वहीं राज्य को विकास की दिशा में आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा पंजाब के लोगों और किसानों की चिंता की है। सैनी के अनुसार जब पंजाब में बाढ़ से तबाही मची थी, तब प्रधानमंत्री मोदी तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और किसानों से मुलाकात की। उस समय कई केंद्रीय मंत्री भी पंजाब पहुंचे और लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को 1600 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार के पास संसाधन उपलब्ध है तो किसानों की मदद के लिए उन्हें भी आगे आना चाहिए। देखिए, पंजाब के लोगों ने आज मन बना लिता है कि असी नरेंद्र मोदी जी के नाल चलांगे और नरेंद्र मोदी जी है जो पंजाब नूं आगे ले जाने का काम कर सकता है। मोदी जी कितना प्यार पंजाब नूं करते हैं, उसका उदाहरण ये है कि मेरे पंजाब दे विच बाढ़ आई सी, प्राकृतिक आपदा आई सी। आदरणीय मोदी जी तुरंत पंजाब के किसानों नूं मिलण लई आए। साडी केंद्र सरकार दे सारे मंत्री पंजाब दे विच आए। उन्होंने आकर के इस प्राकृतिक आपदा में लोगों के नाल खड़े होने का काम किया और प्रधानमंत्री जी ने 1600 करोड़ रुपया किसानों के मुआवजे लिए देने का काम किया। ये गल्लां कर रहे हैं, इन्हां दी तो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया ते। ये गल्लां कर रहे सी सानू जरूरत नहीं है केंद्र ते पैसा लेने की। इन्होंने गल्लां कही सी साडे पास तो इन्ना पैसा पड़िया। भाई पैसा पड़ा सी फिर देने में क्या दिक्कत आ रही है? आप दो ना। प्रधानमंत्री जी जो पैसा दे करके गए वही देने का काम करो। फिर एक गल यहाँ तो बोलते हैं पंजाब दे विच साडी सरकार 20,000 रुपए खराबे का देने का काम कर रही है। केजरीवाल जाकर के बोलता है कि साडी सरकार ने
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ सर CM नायब साहब, साहब जी, सर नायब सिंह और यमेश्वर क्षेत्र में इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गायों को पलायन से बचाने के लिए उन्हें शिक्षा, नवाचार और शोध के नए केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। उन्होंने कहा है कि गांव को फिर से ग्राम स्वराज के उस विजन को साकार करना चाहिए जिसके लिए वे पहले जाने जाते थे। मुख्यमंत्री ने अपने बचपन का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय गांव में लोग मिलकर अपनी जरूरतें पूरी करते थे और सरकारी सहायता पर निर्भर बहुत कम थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जनप्रतिनिधियों के स्तर पर संवाद बढ़ा है और सामूहिक प्रयासों से गांव के विकास को नई दिशा दी जा सकती है। गांवों को पलायन से बचाना पड़ेगा। गांवों को शिक्षा के, नवाचार के, शोध के एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना पड़ेगा। हमारे गांव फिर से ग्राम स्वराज की उस परिकल्पना को साकार करें जिसके लिए हमारा गांव जाना जाता था। एक आधार था, स्वावलंबन था, उसमें आत्मनिर्भरता थी, उसमें सब कुछ था। मुझे याद है बचपन में हमने इसी क्षेत्र में जब जन्म लिया था, हमारी निर्भरता सरकार पर 0% हुआ करती थी। यानी कोई भी कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता नहीं, गांव के लोग मिलकर के अपने सारे कार्यों को संपन्न करते थे। इस पूरे क्षेत्र में भी हम लोग देखते थे सरकार पर कोई निर्भरता नहीं होती। गांव की सड़क भी गांव के लोग मिलकर बना लेते थे। सरकार कभी कभी आती थी उस समय, तो जनप्रतिनिधियों के दर्शन, अब तो देखो मैं देख रहा था यहां के विधायक नाम ले लेकर के पुकार रही थी सबका। और जब हम लोग 1980 के दशक में देखते थे तो विधायक और सांसद का दर्शन चुनाव के समय होता था 5 साल में, बाकी कभी नहीं दर्शन होता था, कभी नहीं दर्शन होता था। आज तो अगर 1 महीने अगर विधायक नहीं आए तो हर व्यक्ति आंखें लाल पीला करके बैठ जाएगा कि देखो नहीं आया। लेकिन आज हर जनप्रतिनिधि, एक एक कार्यकर्ता का, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, ग्राम प्रधान कौन है, जिला पंचायत सदस्य कौन है, ब्लॉक प्रमुख कौन है, क्षेत्र पंचायत के सदस्य कौन है, उन सबका नाम ले लेकर के बुला रही थी, पूछ रही थी। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि संवाद सरकार के स्तर पर, जनप्रतिनिधियों के स्तर पर बढ़ा है। पहले लोग दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उनकी निर्भरता सरकार पर ज्यादा कर दी। सरकार, हर चीज के लिए सरकार को दोषी देना, हर कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति हमारे समय में कभी नहीं था, कभी नहीं। मुझे याद है हम लोग कभी किसी कार्य के लिए सरकार से कोई मांग नहीं करते थे, कभी नहीं मांग करते थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 26 जनवरी 2026 को दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट्स का सम्मान किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैडेट्स की मेहनत और अनुशासन की सराहना की और उन्हें देशभक्ति की सेवा भाव बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी का उत्साह और साहस हमारे देश की शक्ति है। कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और एनसीसी प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कैडेट्स को उनकी उपलब्धियों के लिए पत्र और स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए हैं। बोला तो किसी ने ताली नहीं बजी, मुझे लगता है कि पसंद नहीं आया उनका सुझाव। हमारा डबल टारगेट मिल रहा है, ये बात सही है। आज के इस दौर में आपकी भूमिका लोकतंत्र की भावी भूमिका को और मजबूत करेगी। आपके माध्यम से स्कूली जीवन, कॉलेज के जीवन के आधार पर हम अपने इन सारी चीजों की परिस्थितियों, जैसे आप महसूस करिएगा, हमारे अपने देश के अंदर आज के समय में अब तो संचार साधन बहुत थोड़े से में सब बता देते हैं, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दुनिया बहुत छोटी हो गई और छोटी दुनिया में आप चारों तरफ निगाह दौड़ाओगे तो आपको वो सब दिख जाएगा
जो आज के लिए आपको देखना बहुत आवश्यक भी है। इन सारी बातों से अब अनजान रहने से बात नहीं बनने वाली। हमारे देश के लोग, हमारे देश की प्रतिभा, हमारे देश की विरासत, ये किसी क्षेत्र में कभी कम नहीं रही। केवल एक बात की कमी रही कि हमारे द्वारा इन खतरों को समय रहते पहचानना और पहचान करके उसका समय रहते इलाज कर देना। जहां ये चूक हुई वहां दुनिया ने इसकी कीमत चुकाई है और हमारे लिए और ज्यादा चुनौती तब बढ़ जाती है जब हमारी संस्कृति तो इतनी अच्छी है। हमने अपनी अच्छाइयों को बांटने के लिए भारत ने दुनिया में अपनी सदैव पहचान बनाई है। हमने कभी किसी के देश की सीमाओं में अतिक्रमण नहीं किया, हमने किसी को दबाया नहीं, लेकिन मानवता की स्थापना के लिए भारत और भारत के लोगों ने आदिकाल से अपनी एक पहचान बनाई है। और इसीलिए आपके जैसी शिक्षा अध्ययन करते करते अलग अलग विधाओं से आपको परिचित कराते हुए एनसीसी के माध्यम से, जिनकी गायन की, वादन की, किसी अपनी अच्छे बौद्धिक या भाषण देने की, जिसकी जो प्रतिभा है, हमारे यहाँ तो आदिकाल से 64 कला 14 विद्या, भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से, हर काल में हम अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ते देख करके उनके अपने अलग अलग बनाए गए उस समय के बड़े योगदान को स्मरण करते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज के समय और उस समय में भी थोड़ा सा उतना ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है जितने प्रकार की चुनौती है। आप बगल के अपने दो देशों से देख लीजिए, क्रिकेट के मसले पे हमने देखा है प्रतिभाओं की कमी नहीं है दोनों देशों में, लेकिन केवल अपनी उस मुर्गे की 3 टांग समझ में नहीं आता क्या करेंगे। पाकिस्तान मानता ही नहीं है, कितना ही मारो समझ में नहीं आता है, 1 बार मारो 2 बार मारो फिर बोलता हमको मारा ही नहीं, कितनी बार मारा। आज के इस दौर में मैं जवानों से तो बात कर ही सकता हूं ना, इस नाते से आपके साथ में चर्चा करते हुए ये आनंद आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पीढ़ी ने वो कष्ट का टाइम देखा है, लेकिन आपकी पीढ़ी ने ये बदलते दौर का भारत देखा है। हमारी पीढ़ी ने वो कष्ट देखा है कि ये पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, छोटा सा देश, मुंह उठाए जब देखो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की है। इस अवसर पर उन्होंने दाल उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विकास योजनाओं पर चर्चा की है। कार्यक्रम में उद्योग से जुड़े गणमान्य व्यक्ति और व्यापारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उद्योग के विकास और किसानों की हितैषी योजनाओं पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी ताकि दाल उत्पादन और व्यापार में सुधार हो और किसानों को उचित लाभ मिल सके। कार्यक्रम के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं और सुझावों से अवगत करवाया और मोहन यादव ने उन्हें सुनने के बाद समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। जब मैं अपने राज्य के अंदर ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के सभी मित्रों को देख रहा हूं तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, हमारी सरकार के माध्यम से ये क्षेत्र में खास करके किसान कल्याण वर्ग के आधार पर हमने लगातार प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। यद्यपि मध्य प्रदेश तो हमारा एक तरह से देश का फूड बास्केट बन चुका है, खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर हमें, कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी 39% और खासकर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से वार्षिक विकास दर वो भी 16% से बाहर जा रही है। और इतना ही नहीं, गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, तिलहन में देश में अग्रणी भूमिका मध्य प्रदेश की है। प्रदेश डेयरी, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और फूल, सब्जियां, फल सभी क्षेत्रों में देश में एक अलग पहचान बना रहा है। और हमारी सरकार ने इस साल को तो किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषणा की। आपके बीच मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई साल से हम सुनते थे भाई तुअर दाल के कारखाने 2300 कारखाने थे, 1300 बचे। अब 2300 से 1300 बचे। अब ये मेरी तो इतने ही जानता हूं कि हमने जब तुअर पे से टैक्स हटाया है तो ये अब 2300 की तरफ हाथ बढ़ाओ, ये आपका काम है, आपके सबके माध्यम से। अब आपने कहा उड़द, मसूर और भी टैक्स की बात कही, तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, आपने बात रखी वो भी हट जाएगा, चिंता क्यों करते हो, धीरे धीरे सब होने वाला। जो आप चाह रहे हो हमारे राज्य के अंदर और आप में से कई सारे देश भर में अलग अलग प्रकार की इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आए हैं,
मैं आपको भी आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने राज्य में भी जरूर कारखाने चलाएं। हमारे लिए दाल का महत्व, सर्वाधिक प्रोटीन अगर खाने की थाली में कहीं मिलता तो दाल से ही आता है। हमको कोई जरूरत नहीं है तमाम प्रकार के क्या क्या विज्ञापन आते हैं, अंडे मंडे संडे जाने क्या क्या होता है, लेकिन हमारे जैसे शाकाहारी लोग तो दाल से ही प्रोटीन पाते हैं, दाल के आधार पर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो हमने दो निर्णय लिए हैं। एक निर्णय लिया, देश में दूध का उत्पादन हमारा अभी 9% होता है, इसको 20% तक ले जा रहे हैं, इसलिए दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे ही दलहन दालों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज आपसे टैक्स की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक और आश्वस्त कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे किसानों के साथ हम कार्यक्रम करते हुए ये जो मसूर और उड़द इनका उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़े, इसके लिए बोनस देने की भी हमारी सरकार योजना बनाने जा रही है कि हमारी फसल बाहर से टैक्स फ्री हो तो हो, लेकिन विदेश के साथ साथ अपने प्रदेश में भी उत्पादन होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उनकी आजीविका सुधारने के लिए सरकार ने एआई और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल का फैसला लिया है। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म के जरिए किसान बीज, खाद, दवा, रोग निवारण और सरकारी योजनाओं के बारे में सीधे समाधान पा सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए 2.90 करोड़ किसानों को आईडी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से जुड़ी की गई है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत युवा नई तकनीक और स्टार्टअप्स कल्चर के जरिए खेती में नित नए प्रयोग कर रहे हैं। महोदय, हमारी चिंता है किसानों की समस्या के समाधान की, इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मोदी जी की सरकार है जिसने एआई का उपयोग किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में, सततता के लिए और आजीविका की सुधार में लाने के लिए करने का फैसला किया है। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई है। एक है हमारी किसान ई मित्र, और किसान ई मित्र ये आवाज आधारित एआई चैटबॉट है। माननीय सभापति महोदय, पीएम किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याएं हो, किसान अपने सवाल इस चैटबॉट के माध्यम से पूछता है और उसको तत्काल जवाब मिलता है। और ये केवल हिंदी और अंग्रेजी में नहीं है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 11 क्षेत्रीय भाषाओं में किसानों के सवाल का जवाब देने का काम एआई के माध्यम से दिया जा रहा है। और अब तक लगभग 93 लाख प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। लगभग प्रतिदिन 8000 सवाल पूछे जाते हैं और उनका समाधान एआई के माध्यम से हमारा कृषि विभाग देने का काम कर रहा है। वैसे ही माननीय सभापति महोदय, कई बार फसलों में कीट लग जाते हैं, वायरस अटैक हो जाता है, फसल खराब होती, तब किसान को जरूरत पड़ती कि तत्काल वो सलाह लें। अब हमने नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम एक बनाया है। अगर अपने पौधे का पत्ती का फोटो खींच के भी किसान मोबाइल के माध्यम से डाल देता है तो तत्काल उसको बताया जाता है कि कौन सा रोग है, कौन से कीट का प्रकोप है और उससे बचने के लिए किसान को कौन सी दवाई डालना चाहिए। ये काम भी राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के माध्यम से कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा एआई के माध्यम से मानसून के पूर्वानुमान की सूचना भी दी जाती है। पहले 4 सप्ताह की, फिर 3 सप्ताह पहले, फिर 2 सप्ताह और फिर 1 सप्ताह के पहले भी बताया जाता है कि वर्षा कब होगी, कितनी होगी, होगी कि नहीं होगी, किसान को अभी फसल बोना चाहिए कि नहीं बोना चाहिए। ये सारी जानकारी एआई के माध्यम से देने का हमने काम किया है। और अब तो मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारत विस्तार करके एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये सारे प्लेटफॉर्म को एकीकृत एक जगह करेगा और किसान की हर समस्या, चाहे वो योजनाओं की जानकारी हो, चाहे अच्छे बीज हो, खाद डालने की बात हो, रोगों के नियंत्रण का मामला हो, कब फसल बोए कब फसल ना बोए, या योजनाओं का कैसे लाभ ले, इसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वो केवल सवाल पूछेगा और भारत विस्तार के माध्यम से उसको उत्तर मिल जाएगा। वो अपनी खेती को बहुत बेहतर कर पाएगा। और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोदी सरकार कर। माननीय सभापति महोदय, डेटा एक ताकत है। टेक्नोलॉजी और डेटा आज के युग में एक बड़ी ताकत है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के माध्यम से युवा पीढ़ी कैसे नवाचार इनोवेशन करे, कैसे उद्यमता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े,
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खेती के क्षेत्र में कई युवा नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, खेती में भी प्रयोग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में अलग प्रयोग कर रहे हैं। उनके दिमाग में जो उनका जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करके स्टार्टअप कल्चर लेके आ रहे हैं और इसलिए कृषि में नवाचार हो, स्टार्टअप्स आए, नौजवान अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके उत्पादन बढ़ाएं। इसके लिए माननीय सभापति महोदय उनको एग्रीस्टेक का लाभ उठाकर वो अनेकों तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इनाम पोर्टल के माध्यम से किसानों को नया बाजार तलाशने में मदद कर सकते हैं, उत्पादन में विविधता लाने के प्रयास कर सकते हैं, किसानों को बेहतर मूल्य कैसे मिल सकता है इसमें वो जानकारियां जुटा सकते हैं, आय कैसे बढ़े, कौन सी खेती करें, वो वैल्यू एडिशन कैसे हो इसमें वो मदद कर सकते हैं। युवा स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स और अन्य एजेंसी एग्रीस्टेक के डाटा का उपयोग किसानों के लिए उनके उत्पादों के बेहतर समाधान के लिए कर सकते हैं, बेहतर सेवाओं के विकास के लिए कर सकते हैं और इसके अलावा जीआईएस मैपिंग से संबंधित डेटा का लाभ उठाकर नए समाधान तैयार कर सकते हैं जो किसानों और समग्र कृषि के लिए फायदेमंद होगा। डिजिटल क्राफ्ट सर्वे करने में, युवा कृषि सखी सर्वेक्षण करने में और राज्यों की नीति के अनुसार योगदान करके अपनी आय बढ़ाने में और आय और बेहतर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के बता दें कि पार्टी की कोर कमेटी की बैठक की है। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और विभिन्न राज्यों में पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा पर विस्तृत चर्चा की गई है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रदेश नेतृत्व ने भाग लिया और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और जनसंपर्क अभियानों को तेज करने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन की एकजुटता और जमीनी स्तर पर सक्रियता ही पार्टी को सबसे बड़ी ताकत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के तहत बारामती में अपना वोट डाला है। मतदान के बाद उन्होंने नागरिकों से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। वहीं 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान प्रक्रिया सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी, जबकि मतगणना 9 फरवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। यह चुनाव बता दें कि कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठा क्षेत्र के लातूर और सहित कई जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं, जहां मतदाता उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मेडिकल जांच के लिए बता दें कि आईजीआईएम से पटना मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें मेडिकल प्रशिक्षण के लिए अस्पताल लाया गया। पप्पू यादव को बता दें कि कल एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और जो आईपीसी की धारा के तहत दर्ज है। पुलिस की निगरानी में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम द्वारा उनकी जांच की जा रही है। मामले को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में लघु शंका के लिए बस से उतरे यात्रियों को तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिसमें 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बस दिल्ली के नागलोई से कानपुर के रसूलाबाद जा रही थी। घटना सुरीर थाना क्षेत्र के माइलस्टोन के पास हुई है। यात्रियों के कहने पर चालक ने बस रास्ते से रोक दी, जिसके बाद कुछ यात्री नीचे उतर गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डीसीएम ने खड़े यात्रियों को टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। आज प्रातः लगभग 3 बजे के करीब ये सूचना मिली कि एक्सप्रेसवे पर थाना सुरीर क्षेत्र में माइलस्टोन 88 है, वहाँ एक बस जो कि दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी, स्लीपर बस है ये। इसके ड्राइवर ने एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोकी थी और जो सवारी हैं वो शौचालय करने के लिए उतरे थे, तभी पीछे से एक डीसीएम आकर के बस में टक्कर मार दी और
उस टक्कर से बस के आगे खड़े जो लोग थे वो घायल हो गए। इस घटना में 6 लोगों की मृत्यु हुई है व एक व्यक्ति घायल है। जो घायल व्यक्ति हैं वो उपचाररत हैं यहाँ जिला अस्पताल में और व्यक्त कराया जा रहा है। डॉक्टर्स ने उनको देख लिया है, उनकी स्थिति क्रिटिकल नहीं है। जो 6 व्यक्ति हैं उनमें से 5 की शिनाख्त। भारत अंडर 19 क्रिकेट टीम द्वारा इंग्लैंड अंडर 19 को 100 रनों से हराकर आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद झज्जर में खुशी का माहौल देखने को मिला। जश्न का ये वीडियो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कनिष्क चौहान के आवास से सामने आया है, जहां परिवार, मित्रों और स्थानीय लोगों ने टीम की ऐतिहासिक जीत का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। लोगों ने मिठाइयां बांटकर, ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर टीम की सफलता का जश्न मनाया। स्थानीय निवासियों ने बता दें कि कनिष्क चौहान की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सफलता से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है और यह युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।